नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नए शिक्षण बिंदु के साथ प्रस्तुत हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि आज से हमारे अधिगम के सिद्धांत शुरू होंगे और क्रम जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं वो हम आपको एक एक करके वीडियो में प्रदान करेंगे। और मेरा प्रयास यही है कि जो भी सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊँ उससे परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसलिए थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही हम इसको लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपको दोबारा थॉर्नडाइक के विषय में पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि परीक्षा में इनका नाम भी पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्या नाम है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब इनके सिद्धांत को, इनका जो सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। अच्छा, इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जरूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में इनका जो सिद्धांत है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लिखकर ही आए। इनके सिद्धांत के और भी नाम हैं, जैसे इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। अब जो थॉर्नडाइक महोदय थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। ये कौन थे? तो ये थे एक पशु मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इन्होंने पशुओं पर ही अपना अध्ययन किया है। इन्होंने बिल्ली पर किया है, चूहे पर किया है और कबूतरों पर किया है। तो ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट है इनके विषय में कि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब इनकी दो फेमस पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। दो फेमस पुस्तकों में पहला है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंट। ये दो इनकी बहुत फेमस पुस्तकें हैं और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, तीन कोई और किसी की दे देंगे, एक इनकी रख देंगे, इस तरीके से। तो ये दो इनकी फेमस पुस्तकें हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंट। उसके बाद है अगला कि जब पूछा जाता है कि सबसे पहले सीखने के नियम किसने दिए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीखने के जो नियम थे वो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी दिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि उनको क्रमबद्ध तरीके से रखा था। इसलिए फेमस यही है, कहा यही जाता है कि थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम दिए थे। तो इन्होंने सीखने के कितने प्रकार के नियम दिए थे? दो प्रकार के नियम दिए थे। ये पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो मुख्य नियम, तीन मुख्य नियम है। कितने नियम हैं? तीन है मुख्य नियम। तीन मुख्य नियम हैं और 5 हमारे गौण नियम हैं। तीन मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम पहला, अभ्यास का नियम दूसरा, और प्रभाव या परिणाम का नियम तीसरा। ये तीन इनके मुख्य नियम हैं और 5 इनके गौण नियम हैं। पहला बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम को हम लोग मनोदशा का नियम भी कहते हैं। चौथा आत्मीकरण का नियम और 5वां सहचर्य का नियम। ये 5 प्रकार के इन्होंने गौण नियम दिए हैं और 3 प्रकार के मुख्य नियम दिए हैं। अब कर ये देते हैं कि जैसे 3 आपके ये दे दिए और उसमें से एक इससे दे देंगे गौण नियम से, और पूछ देंगे इसमें मुख्य नियम कौन सा नहीं है, या 3 इसके दे देंगे, एक मुख्य नियम दे देंगे और पूछ लेंगे मुख्य नियम कौन सा है। तो ये आपको सारे के सारे तैयार कर लेना है अच्छे से, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। तो देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल में क्या बताया। इन्होंने सबसे पहले यहाँ प्रश्न आता है कि प्रयोग किस पर किया। प्रयोग किस पर किया?
प्रयोग किस पर किया? तो बिल्ली पर, बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स है, यहाँ पे ये कैट है, यहाँ पे ये खिड़की लगी हुई है और खिड़की के बाहर यहाँ पे एक प्लेट में फिश रखी हुई है, मछली रखी हुई है, जो कैसी है? मृत है, मरी हुई है। ऐसे भी पूछ लेते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है कि मछली जिंदा है या मरी हुई है, तो मृत है। अब यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है जो खिड़की से अटैच है, इस तरीके से अटैच है, ये लीवर लगा हुआ है। अच्छा, इनका जो सिद्धांत है वो ये, इनका जो थ्योरी है, इनके थ्योरी को क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी कहते हैं। इनके ये जो सिद्धांत है इसको एसआर थ्योरी कहते हैं, एसआर। अब पहले ये समझ लें कि एसआर क्या है। तो ये होता है स्टिमुलस, और आर को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपक, और रिस्पॉन्स मतलब होता है अनुक्रिया। रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं अनुक्रिया कहें या क्रिया कहें, एक ही चीज़ है, दोनों चीज़, कंफ्यूज मत हो जाना। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक और रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। अब क्या है कि इस उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करना, यही इनका सिद्धांत है, एसआर बॉन्ड, जिसको एसआर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, कि उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया करना। अच्छा, इन्होंने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक होता है तो वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो ज़्यादा प्रयत्न करता है, और जब हमारे पास कोई उद्दीपक ही नहीं होगा तो हम क्रियाशील नहीं होते हैं। इसको कैसे सिद्ध किया? तो इन्होंने एक बॉक्स लिया, यहाँ एक प्रश्न और आता है कि जिस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया गया था, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जिस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया था उसको क्या कहते हैं? तो पजल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पजल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इन्होंने, अच्छा बिल्ली कैसी थी? तो भूखी थी। भूख क्या है? एक चालक है। भूख जो होती है उसको इन्होंने चालक का नाम दिया। भूख क्या है? एक चालक, ड्राइवर। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं कि अब उस भूख को मिटाने के लिए कोई ना कोई उद्दीपक ढूंढते हैं। यानी भूख को मिटाने के लिए हम लोग क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भोजन की। तो यहाँ भोजन क्या हुआ? उद्दीपक हुआ। अब वो चालक इतनी तेज हमारे शरीर में क्रिया कर रहा है कि किसी तरीके से हमारी भूख शांत हो जाए, यानी हमें कोई उद्दीपक मिल जाए, और इसी उद्दीपक को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, कई सारी क्रियाएं करते हैं। अब जैसे हमें भूख लगी तो हम लोग क्या करेंगे कि ढूंढेंगे किचन में कहाँ कुछ रखा हुआ है, क्या खाने को मिल जाए जिससे हमारी भूख शांत हो जाए। और अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो हम अनुक्रिया करेंगे ही क्यों? वही ये बता रहे थे कि अगर क्लास में बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कक्षा शिक्षा में आप पढ़ा रहे हो, बच्चे निष्क्रिय हैं, उनका ध्यान आपके विषय वस्तु पर नहीं जा रहा है, तो आप उनके सामने कोई ना कोई उद्दीपक रखिए। अगर आप कोई उद्दीपक रखेंगे, कोई स्टिमुलस रखेंगे, तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कक्षा शिक्षण में जो टीचर है उसको कोई ना कोई टीएलएम लेकर जाना चाहिए। टीएलएम मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक सामग्री। कोई भी सहायक सामग्री लेकर के जाइए आप, कोई चार्ट ले जाइए, कोई मॉडल ले जाइए, या कोई डेमो करिए, कहानी कविता कहिए, कुल मिला के बच्चों के सामने एक उद्दीपक रखिए जिससे कि वो अनुक्रिया करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। अच्छा, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा ये देख लीजिए। पहले बिल्ली कैसी थी? तो बिल्ली भूखी थी, सामने भोजन रखा था मछली के रूप में, यहाँ पर ये एक लीवर लगा हुआ था, इधर ये दरवाजे के पास, ये खिड़की के बाहर रखा भोजन, और ये है दरवाज़ा, दरवाजे के पास एक लीवर रखा हुआ है, लीवर लगा है। अब यहाँ उसको, जैसे ही भोजन को उसने, बिल्ली ने देखा, तो वो उसको देख करके उछल कूद करने लगी। तो अचानक उछलते कूदते उसका पैर जो था वो इस लीवर पर पड़ गया। लीवर पर पड़ा तो ये दरवाज़ा जो था ये खुल गया। दरवाज़ा खुला, सामने भोजन रखा था, उसने अपना भोजन कर लिया। थॉर्नडाइक ने दोबारा फिर से यही
प्रक्रिया दोहराई, फिर से उसको बॉक्स में बंद किया, सामने फिर से भोजन रखा, मतलब कुछ समय बाद, क्योंकि अगर भोजन मिल गया तो फिर वो अनुक्रिया नहीं करेगी, इसलिए कुछ समय बाद दोबारा उसको बॉक्स में बंद किया गया, दोबारा फिर से यही क्रिया अपनाई गई। अब उसने देखा कि एक बार तो हम बाहर निकल गए थे, कैसे निकल गए तो ये तो उसे पता नहीं है, तो दोबारा वो फिर से प्रयास करने लगी, उछलने कूदने लगी, ये खिड़की से निकलने का प्रयास करने लगी, दरवाजे में धक्का देने लगी। इसी दौरान फिर से उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला तो वो बाहर निकली और उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। यही क्रिया उन्होंने कई बार बिल्ली से करवाई और अंततः बिल्ली जो है वो सीख गई कि ये जो लीवर है इसको दबाने से हम बाहर निकलेंगे और हमको भोजन मिलेगा। तो ये अपने सिद्धांत में यही प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें हमारा वो जो कार्य है या जो भी हमने लक्ष्य रखा है वो पूरा हो जाएगा। यही है आप इनका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। जैसे हम कोई भी कौशल सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम प्रयास एवं भूल के द्वारा ही तो सीखते हैं। जब हम प्रयास करेंगे तो हमसे गलतियाँ भी होंगी और लास्ट में गलतियां करते करते एक लास्ट की अनुक्रिया हमारी ऐसी हो जाएगी, ऐसी क्रिया हो जाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हम इस तरीके से साइकिल को संभाले ताकि हम गिरे ना। तो ये लेकिन प्रारंभिक स्थिति में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनका ये जो सीखने के जो मुख्य नियम थे उसमें जो आपका अभ्यास का नियम है वो भी इसमें लागू होता है। अभ्यास का नियम कि हम कोई भी कौशल अर्जित करते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, तो अगर हम उसकी हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रयास करने पर निरंतर प्रयास करते हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं और अभ्यास करते करते वो गलतियों की संख्या कम हो जाती है। यही है इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अच्छा, जो हम थॉर्नडाइक महोदय के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई आपकी कि एसआर बॉन्ड क्यों कहा जाता है। एसआर मतलब होता है स्टिमुलस, जिसको हम लोग कहते हैं उद्दीपक, और आर मतलब होता है रिस्पांस, जिनको हम लोग कहते हैं अनुक्रिया। उद्दीपक के प्रति क्रिया करना, ये उद्दीपक से जब हम क्रियाएं करते रहते हैं तो उद्दीपक से क्रिया के बीच एक बंध बन जाता है, एक बंध बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड। इसीलिए अभी जब हमने इनके नाम उसमें देखे थे तो ये इसका बॉन्ड का आया था, संबंधवाद का सिद्धांत, तो इसलिए इनको एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप देख लेते हैं कि शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कैसे ये सिद्धांत जो है शिक्षा पैटर्न में कैसे लागू किया जाए। तो कक्षा में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे कि इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चों का विकास क्रम ही ले लें, अगर बच्चे चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, तो अंत में क्या हो जाता है कि उनका गिरना जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनसे गलतियां हो रही हैं, बार में वो समझते हैं कि हमें कैसे अपने ऊपर बैलेंस बनाना चाहिए जिससे कि हम गिरें ना। कक्षा में अगर हम देखते हैं तो बच्चों को, जैसे हम कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को जब हम लोग काउंटिंग पढ़ाते हैं या ऐड पढ़ाते हैं, घटाना पढ़ाते हैं, गुणा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उसमें पहले वो गलतियां करते जाते हैं, सही से जोड़ना नहीं आता है, सही से घटाना नहीं आता, गुणा करने में समस्या होती है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे प्रयास के द्वारा वो उसको सही से करना सीख जाते हैं। दूसरा है, यह सिद्धांत व्याकरण के ज्ञान में अधिक उपयोगी होता है, जहाँ वर्णमाला का होता है कि बच्चों को सही से पता नहीं होता उच्चारण कैसे करना है, क्या करना है, तो वहाँ वो निरंतर प्रयास के बाद, जैसे मान लो बुक पढ़ना सीखते हैं तो पहले वो शब्दों को जोड़ते हैं, मात्राओं को जोड़ते हैं, धीरे धीरे प्रयास के बाद उन्हें सीधे से बुक पढ़ना आ जाता है। अगला है, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उनके सीखने की गति जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, इसलिए वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, जिससे कि आगे उनको सफलता होती है और आसानी से वो अपना विषय पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये थॉर्नडाइक महोदय पर चर्चा हो रही है, तो इसमें एक चीज़ और आती है, इन्होंने, थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत भी इन्हीं दिया है। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत
इस बहुखंड सिद्धांत को हम लोग बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। बहुतत्व सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने ये बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया था, जिसे बहुतत्व या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद अभी हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग अभी पढ़ा है अधिगम स्थानांतरण। इसमें अधिगम स्थानांतरण में इनका जो फेमस सिद्धांत इन्होंने दिया है वो दिया है समान तत्वों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय समान तत्वों का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज़ के तत्व समान हैं तो हम उन चीज़ों का स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं। जैसे गणित का सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग हम लोग भौतिक विज्ञान में या सांख्यिकी में कर लेते हैं। तो समान तत्वों का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला है, इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत भी दिया है। व्यक्तित्व को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। किसके आधार पर किया है? व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में विभाजित किया है। किसके आधार पर विभाजित किया है? अभी हम व्यक्तित्व जब पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे किसने कौन कितने कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने चिंतन और कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है? मूर्त या स्थूल व्यक्तित्व। दूसरा है अमूर्त, या अमूर्त को हम लोग सूक्ष्म व्यक्तित्व भी कहते हैं। अमूर्त को सूक्ष्म भी कहते हैं। और तीसरा है प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व। ये 3 भागों में इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा। अगर कहीं भी प्रश्न आ जाता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया है। किस आधार पर किया है? तो चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर किया है। पहला मूर्त या स्थूल टाइप का व्यक्तित्व, दूसरा अमूर्त जिसको हम लोग सूक्ष्म व्यक्तित्व भी कहते हैं, और तीसरा प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व। जिसमें पहला टाइप का जो व्यक्तित्व है मूर्त या स्थूल व्यक्तित्व, इसमें क्या होता है? मूर्त मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने हो, जैसे कोई मेज है, टीवी है, कोई भी चीज़ जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे मूर्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा अमूर्त, या इसको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं। अमूर्त मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हमारे अंदर की जो मानसिक शक्तियाँ हैं या हमारे अंदर के जो विचार हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है आपका प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व। प्रत्यय विचारक में ये दोनों आ जाते हैं, मूर्त भी आ जाता है और अमूर्त भी आ जाता है। प्रत्यय मतलब होता है नियम या सिद्धांत, नियम या सिद्धांत भी आ जाता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, ये थॉर्नडाइक महोदय ही हैं, पावलोव जी हैं, इन्होंने जो नियम बनाए हैं या जो सिद्धांत दिए हैं वो तीसरे टाइप के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, प्रत्यय विचारक व्यक्तित्व के अंतर्गत।